कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हो जाए तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। साइक्लोट्रॉन बेसिक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो लॉरेंट्ज की इजाज़त है। इसमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हाई वोल्टेज की स्क्वायर वेव इस्तेमाल की जाती है जिसकी फ्रिक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी से मालूम की जाती है। इस फ्रिक्वेंसी को साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेकंड ईयर फिजिक्स फेडरल एंड केपी के बोर्ड चैप्टर नंबर 13 और ये हमारा छठा लेक्चर है आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एक सिचुएशन डिस्कस कर चुके हैं, वो इस तरह से कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और इसका जो है हमने मैथमेटिकल मॉडल ड्राइव किया था। तो इसको अगर आप इसमें से करंट पास करते हैं तो ये झूल कर या बाहर की तरफ आता है या अंदर की तरफ आता है, और परपेंडिकुलर टू बोथ डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फोर्स लगती है जिस फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है हमने ड्राइव की थी, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। असल में इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगती है, जो इसके अंदर से चार्ज पार्टिकल फ्लो होते हैं तो उसकी वजह से लगती है बेसिकली। तो मैग्नेट तो ये बन जाता है, इस वजह से ही ये दो मैग्नेट से आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये मूव कर जाता है। तो असल जो चीज़ है जो इसके अंदर इसकी जिम्मेदार है करंट फ्लो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का, वो है इसके अंदर मूविंग चार्जेस। जब हमने करंट सेटअप किया हुआ है तो करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है चार्जेस यहाँ से मूव कर रहे हैं इसके अंदर, और कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है जो कि सर्कुलर होता है। तो इस तरह उन चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पूरे कंडक्टर के अराउंड अपीयर हो जाता है। तो असल चीज़ क्या है? असल चीज़ है चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके अराउंड मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके टॉप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और यही मैग्नेटिक फील्ड जब करंट फ्लो करता है तो यही मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अक्रॉस अपीयर हो जाता है, कंडक्टर के अराउंड अपीयर हो जाता है, और फिर हमें मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलती है जिसको हम बिल साइन थीटा कहते हैं। बिल साइन थीटा। क्या होगा कि अगर हम एक इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट करवा दें, क्या उसके ऊपर भी फोर्स लगेगी? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। अगर एक इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वैसे रख दें तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम चार्ज पार्टिकल रख दें, सपोज कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये मूव करके इस तरफ आ जाएगा। इसको ये रेस्ट पे हो या मूव कर रहा हो तो ये अट्रैक्ट होगा, इसके अंदर मूव कर जाएगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट कंडीशन में रख दें तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और चार्ज पार्टिकल के इसके अगर 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन अगर ये मूव करना शुरू कर दे मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है, इसी तरह इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी फोर्स लगेगी, और ये फोर्स क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन, जो चार्ज की वेलोसिटी है ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो दोनों के परपेंडिकुलर, यानी या तो ये आउटवर्ड बाहर की तरफ आएगी या अंदर की तरफ जाएगी। तो इस तरह चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी फोर्स लगती है अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तो उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होता है, ठीक है ना, यहाँ से अगर फ़र्ज़ करें मूविंग चार्ज है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह एंटर हुआ है, ऐसे एंटर हुआ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये इनवर्ड फील्ड है, पेपर की तरफ है, इनवर्ड फील्ड है। तो अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मूव किया है, अंदर की तरफ फील हुआ है, तो 90 डिग्री दोनों की डायरेक्शन, यानी फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन के 90 डिग्री इसके ऊपर फोर्स लगेगी, वो हर पॉइंट के ऊपर लगती जाएगी। ये फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को तब्दील करेगी, उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो ये टेनेंशियल फोर्स है,
हर पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंशियली ये फोर्स लग रही है, तो इसलिए ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाएगी। जब तक चार्ज पार्टिकल मूव करता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो सर्कुलर पाथ के ऊपर ही मूव करेगा, स्ट्रेट मूव नहीं कर सकता। तो एक और केस देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। ये हमारे पास दूसरी डायग्राम है। एक्चुअली हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से कर सकते हैं, अदरवाइज चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना भी आसान नहीं है। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब छोड़ें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जैसे ही ये इसके अंदर मूव करेगा तो आप इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दें। जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो अब ये बाउंड हो जाएगा, सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा। मूव करने के लिए जब तक ये रेस्ट पे नहीं आ जाता, जब तक ये मूव करता रहता है, तब तक ये इसका पाथ जो है ना कर्वेचर अख्तियार करता जाएगा। तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ जहन में रखनी है, वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल को रखें तो उसकी डायरेक्शन तब्दील कर देता है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी मैग्नीट्यूड के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और चार्ज पार्टिकल को अगर रेस्ट कंडीशन में रखें तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल हम रेस्ट पर रखें तो मूव कर जाएगा, मूविंग हो तो उसकी वेलोसिटी मज़ीद बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जिस तरह के ये QVB उसका ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही है। तो अभी हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला देखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। यही इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। तो अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा हो विद वेलोसिटी v, यानी पार्टिकल क्या है, पार्टिकल है p, ठीक है, और इसका ये मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी है v। v वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका b है, ठीक है, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये दाखिल होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू b। और ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का चार्ज क्या है, चार्ज कितना है जी, चार्ज है q। तो एक पार्टिकल p है जिसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसकी वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ b है और इसका चार्ज q हो, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी F। ये फोर्स किसके बराबर होगी, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। दोनों वेक्टर्स की परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, यानी एक वेलोसिटी का वेक्टर है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, और तीसरा जो वेक्टर है वो फोर्स है जो आउटवर्ड है या इनवर्ड है, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर इनके दरम्यान का हम एंगल यूज़ करना चाहें तो हम इसकी मैग्नीट्यूड इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम इसकी मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा, दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल आप लिखें और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है उसकी मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई करें, चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करें और थीटा का साइन लें और उसको प्रोडक्ट निकालें, तो ये इसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी। और आपके पास ये मैग्नीट्यूड मौजूद है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए आपको इसके साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्यू वी बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर आपको इस फोर्स की डायरेक्शन देगा जो कि मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। ये फोर्स हमारे पास मैक्सिमम उस वक्त होगी कि अगर हम वेलोसिटी को भी कांस्टेंट रखें, वेलोसिटी को और चार्ज की मैग्नीट्यूड को और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखें, लेकिन सिर्फ एंगल जो है हम अगर बढ़ा दें 90 डिग्री कर दें तो ये फोर्स मैक्सिमम होगी। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो तो एफ हमारे पास क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो एफ इज इक्वल टू
क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री, और ये होगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो मैक्सिमम जो फोर्स मिलेगी आपको इन तीनों की क्वांटिटी का प्रोडक्ट, तीनों की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, ये मैक्सिमम फोर्स होगी। और ये उस वक्त मिलेगी जब आपका मैग्नेटिक फील्ड की और वेलोसिटी की डायरेक्शन में एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल होगा। ये फोर्स मिनिमम हो जाएगी अगर आप थीटा रखें 0, यानी दोनों पैरेलल हो जाएं, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो और वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन भी सेम हो जाए। ठीक है जी, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर चार्ज पार्टिकल को यहां से इस तरफ एक्सेलरेट करें तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगनी, इस तरफ एक्सेलरेट करें तो ये मैक्सिमम फोर्स लगेगी, और अगर दरमियान में से ऐसे एक्सेलरेट करें विद सर्टेन एंगल थीटा तो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो फोर्स लगेगी उसकी आप एंगल साइन थीटा लेकर उसका निकाल लेंगे फोर्स। तो मिनिमम फोर्स, ये कंडीशन ऑफ मिनिमा जो है वो क्या है, एंगल इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है हमारे पास, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री, और साइन ऑफ 0 क्या होता है 0, तो ये मिनिमम हो जाएगी फोर्स। स्टूडेंट्स अभी इस डायग्राम को फिर से देखें, तो अगर इसमें से इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो बेसिकली उसकी रीज़न यही है कि उसके अंदर से चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं, इंडिविजुअल हर चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है। अब चार्ज इस कंडक्टर से निकल तो नहीं सकता, लिहाजा पूरा चार्ज, सारे चार्ज पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मिलकर जोर लगाते हैं और इसको या तो मैग्नेटिक फील्ड से इस तरफ बाहर लेकर आते हैं या इस तरफ लेकर चले जाते हैं, तो पूरा कंडक्टर एक झूल जाता है। तो ये वो फिनोमेना है जो कि हमें नज़र आता है, लेकिन इंडिविजुअली चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट करता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि आयंस या चार्ज पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें नज़र नहीं आते। इसलिए आपकी बुक में ये टॉपिक पहले दिया हुआ है, क्योंकि ये हमारी ऑब्जर्वेशन में आ सकता है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट निकाला है कि हमने इस चार्ज पार्टिकल, इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी रीज़न क्या है। उसकी रीज़न यह है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है, और वो फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और इस फोर्स की डायरेक्शन वही है जो इस कंडक्टर की डायरेक्शन है, मूव करते हुए जब इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वही डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है। अगर हम इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल को भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन भी इसी तरीके से फाइंड की जाएगी, और इसमें हम क्या करते थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। तो इसको फिर से रिपीट कर लें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। तो मिडिल फिंगर आपकी जो है ये क्या है, करंट, फील्ड और ये फोर्स। तो आप चूंकि करंट है तो आपने अगर इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आप चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वेलोसिटी, करंट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा, वेलोसिटी, फील्ड और फोर्स। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपने रखना है, ठीक है जी, फील्ड की डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड इसको बी के, तो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जब ये दो डायरेक्शंस आप अलाइन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो आपका जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये दोनों के लिए, फोर्स ऑन करंट के कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ऑन चार्ज इन ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड के लिए, दोनों के लिए ये वैलिड है। स्टूडेंट्स एक और चीज़ हम आपको ये बता दें कि ये जो फिनोमेना है, दैट इज़ द फर्स्ट क्लू कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो इसी की बुनियाद पर आगे हम मज़ीद इन कंसेप्ट को इम्प्रूव करेंगे कि एक कॉइल रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस कॉइल के ऊपर टार्क की स्टडी करेंगे कि कॉइल के अंदर टार्क प्रोड्यूस होता है, टार्क लगता है। तो सबसे बुनियादी जो फोर्स है वो है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये कुछ हैं चीज़ें, इनको याद रखने वाली बात है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। दूसरी है F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। और हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे टार्क, टा इज इक्वल टू बीना कॉज एल्फा। ठीक है जी, तो ये जो फोर्सेस हैं
चार्ज पार्टिकल, कंडक्टर और लूप या कॉइल के ऊपर टार्क। तो यही हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो बेसिक फिनोमेनाज हैं, यही 3 फोर्सेस हैं और इन्हीं की बुनियाद पर मोटर जो है वो मर्ज वजूद में आई है। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, तो उसको भी इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अभी सबसे पहले तो ये समझ लें कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक मशीन है जो लॉरेंट्स ने 1934 में इन्वेंट की थी। ठीक है, लॉरेंट्स एक साइंटिस्ट था जिसने लॉरेंट्स फोर्स भी उसी के नाम से मशहूर है और साइक्लोट्रॉन भी उसी ने इन्वेंट की थी। ये बेसिकली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ होती है। तो इसमें क्या फिनोमेना है, चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जो इलेक्ट्रिक फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू ई, तो ये जो फोर्स है ये एक्सेलरेट करती है चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर आप इसके अंदर रखते हैं तो ऐसे मूव करना शुरू कर देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर ले, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो, यानी बहुत हाई वेलोसिटी हम गेन करना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये फोर्स बेसिकली चार्ज पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है ना, तो हमें फिर ये चाहिए कि एक्सेलरेशन इसके ऊपर अप्लाई होता रहे थ्रू आउट द डिस्टेंस। लेकिन ये तो अगर यहाँ से चार्ज पार्टिकल हमने छोड़ा है तो यहाँ मूव करके यहाँ तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें ये डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, हमें ये डिस्टेंस इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि ये इसकी जो है वेलोसिटी बढ़ जाए। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर आप देखें वी एफ क्या होता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है जी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये देखें एक्सेलरेशन अगर ज़्यादा होगा तो फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। हम चाहते हैं कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी गेन हम कब कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ज़्यादा हो। एक्सेलरेशन कब ज़्यादा होता है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इसको इस तरफ ले आए वी एफ स्क्वेयर को, वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as प्लस वी आई। ठीक है जी, अब इनिशियल वेलोसिटी इधर देखें, आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन भी है और डिस्टेंस भी है। ठीक है, एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन को आप नहीं बढ़ा सकते तो एक्सेलरेशन उसके ऊपर लगता रहे। आप एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड अगर नहीं बढ़ा सकते तो आप डिस्टेंस बढ़ा दें, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन मसलसल उसके ऊपर लगता रहेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी और बहुत हाई वेलोसिटी की आपको चार्ज पार्टिकल मिल जाएगा। तो इस तरह से मशीन एक डेवलप की गई है जिसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं। साइक्लोट्रॉन बेसिकली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है और उसमें यही फिनोमेना यूज़ हुआ है कि उसका डिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर ये फोर्स लगाता है, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए एक्सेलरेशन लगता है, लॉन्ग टाइम के लिए चूँकि डिस्टेंस उसमें बढ़ा दिया जाता है। तो उस वजह से बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की आपको चार्ज पार्टिकल मिलता है। और इस चार्ज पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ाने के लिए एक तो ये किया जा सकता है कि चार्ज प्लेट्स को एक दूसरे से दूर लेकर जाएं, लेकिन उससे ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाते हैं जिसकी वजह से वैसे फोर्स कम हो जाएगी। लेकिन साइक्लोट्रॉन में एक और कंसेप्ट यूज़ हुआ है कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वॉल्व कर दी जाता है। मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल दाखिल होता है, उसको एक्सेलरेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाता रहता है, जिसकी वजह से यानी पहले छोटे सर्कल में घूमता है और फिर बड़े सर्कल में वो ये हर दफ़ा उसका सर्कल चार्ज पार्टिकल का बढ़ता जाता है। और चूंकि एक्सेलरेशन तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली लग रहा होता है, तो इसलिए कंटिन्यूसली उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो एक वक्त आता है कि उस मशीन का जो आउटलेट होता है, एक विंडो होती है, उस विंडो से ये बाहर निकल जाता है। बाहर इसके साथ क्या किया जाता है, डिफरेंट इसके इस्तेमालात हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इसके इस्तेमाल ज़्यादा हैं कि न्यूक्लियर इसके डिफरेंट मटीरियल्स के ऊपर इस चार्ज पार्टिकल को स्ट्राइक करके डिफरेंट फिनोमेना की स्टडी की जाती है, लेकिन इससे हमने लेना देना नहीं है। अलबत्ता मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको साइक्लोट्रॉन की
कोई दिखा दूं, एक इसकी कोई पिक्चर दिखा दूं। साइक्लोट्रॉन का हमने जो फाइंड करना, हमारा जो टास्क है, हमने साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है कि ये चार्ज पार्टिकल कितने टाइम के अंदर एक चक्कर कंप्लीट करता है सर्कुलर पाथ के ऊपर, ऐसे ऐसे। तो इसकी फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है और टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है कि कितना टाइम लगता है, कितनी फ्रिक्वेंसी लगती है। ये हमारा टास्क है, लेकिन इसके लिए साइक्लोट्रॉन को समझना ज़रूरी था, इसलिए राम कथा सुना दी आपको। ये साइक्लोट्रॉन की सिंप्लीफाइड जो स्कीमेटिक डायग्राम आप समझ लें, ये इस तरह से है। ये चार्ज पार्टिकल है जो इनिशियली यहाँ से एक्सेलरेट होता है और ये दो हाफ डी हैं, हालो शेप्ड डी डी मटेरियल की दो हाफ प्लेट्स हैं जो कि अंदर से खाली होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है या फिर चार्ज पार्टिकल कोई भी आयन जो है उसके अंदर छोड़ दिया जाता है और इसके ऊपर हाई वोल्टेज यहाँ से अप्लाई की जाते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी हाई वोल्टेज, ठीक है जी। तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सर्कुलेट करता है इसके अंदर, मटेरियल के अंदर। तो इसकी हम बेसिक इसकी वर्किंग पे नहीं जाते, टाइम वेस्ट होगा, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को ऐसे घुमाता है, ठीक है जी। साथ में पोलैरिटी भी चेंज होती है, पोलैरिटी चेंज करने की वजह से चार्ज पार्टिकल जब यहाँ आता है तो वो पोलैरिटी चेंज हो चुकी होती है, फिर वो यहाँ इस तरफ मूव करने की कोशिश करता है। जब इधर आता है तो अब वो पोलैरिटी रिवर्स हो गई, यहाँ पे ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाती है, तो फिर वो यहाँ जब आने की कोशिश करता है तो इतनी इस दौरान उसका सर्कुलर पाथ ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, ठीक है जी। तो बढ़ते 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 एक वक्त ये आता है कि ये फिर इस विंडो से आउट हो जाता है और यहाँ से उसको फिर यूज़ किया जाता है। तो हम अपने टास्क की तरफ आते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी के ऊपर। चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगती है ना, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। और इसको आप चेंज करें तो आर ओमेगा कर सकते हैं, ओमेगा की फॉर्म में, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में इसको लेकर आते हैं तो एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन आर, तो ये आर आर के से कट जाएगा, तो एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर। अब आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में आ गई है। तो बेसिकली ये जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी क्या करती है, चार्ज पार्टिकल की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, यानी उसको सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कराती है, एक्सेलरेट नहीं करती। तो ये एफ सी के बराबर है, यानी एफ सी बेसिकली यहाँ से आ रही होती है। तो क्यू वी बी यहाँ पे वी हम लीनियर वेलोसिटी को चेंज करके इसको आर ओमेगा कर देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में आ जाएंगे, तो ये भी हम यहाँ से पुट कर लेते हैं एम आर ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी, ये क्यू बी भी रह गया, क्यू भी रह गया, और मास इस तरफ आ जाएगा क्यू बी अपान एम। तो ओमेगा आपके पास चार्ज पार्टिकल की एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी आपके पास आ गई, वो क्या है जी, क्यू बी अपॉन एम। यह है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल सर्कुलेटिंग इन ए साइक्लोट्रॉन, इसकी आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब आपके पास टाइम पीरियड निकालना है, इससे कोई मुश्किल नहीं है, ओमेगा आपके पास आ जाए तो टाइम पीरियड निकालना कोई मसला नहीं है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, टाइम पीरियड इक्वल होता है 2 पाई अपन ओमेगा, ठीक है, 2 पाई अपन ओमेगा, ओमेगा नीचे आएगा भाई, ठीक है जी। टाइम पीरियड अभी आपके पास आ जाएगा किस तरह से, ओमेगा की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो आपने यहाँ पुट करनी है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू बी, सॉरी ये इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है जी, 2 पाई ऐसे ही आएगा, क्यू बी इसके नीचे होगा और एम इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड ये है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यानी आपको अगर चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट कर रहे हैं साइक्लोट्रॉन के अंदर उसके मास का पता हो, ठीक है जी,
और चार्ज का पता हो, उसका चार्ज कितना है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डेफिनेटली आपको पता होगा, ये सारी चीज़ें नॉन होती हैं। तो ये आपने पुट करना है इसके अंदर, तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा किसका, साइक्लोट्रॉन मशीन के अंदर सर्कुलेटिंग चार्ज का टाइम पीरियड मिल जाएगा। अब आपसे डायरेक्टली तो पूछा हुआ था कि फ्रिक्वेंसी क्या है। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एफ फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो यही इसके अंदर पुट कर दें, एफ इज इक्वल टू 1/2πm/qb। तो ये बन जाएगा qb/2πm। तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, उम्मीद है लाइक समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, और इसके साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।